1897 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की कैवेंडिश लेबोरेटरी में सर जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पहली बार दुनिया ने इलेक्ट्रॉन देखा, जो कि इस बात का प्रूफ था कि मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंटिन्यूअस नहीं है। डाल्टन के मॉडल से लोगों ने यह तो मान लिया था कि हर केमिकल एलिमेंट जो है वो एटम कंसिस्ट करता है, लेकिन इसका कोई वर्चुअल प्रूफ नहीं था। इलेक्ट्रॉन की इस डिस्कवरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने का रास्ता खोल दिया था। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज थे, लेकिन एक एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इसको बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मास। चूँकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के और छोटे थे, तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को छोड़कर एटम का सारा मास उसके पॉजिटिव चार्ज के कंस्टिट्यूट में होता है। तो इसी के चलते एक साल बाद यानी कि 1898 में सर जे थॉमसन ने पहला एटॉमिक मॉडल द प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया, जिसके हिसाब से एटम यूनिफॉर्म स्फीयर्स होते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टक होते हैं किसी तरबूज के बीज की तरह। अब ये हाइपोथेसिस उस समय तो रीजनेबल लगी और बिना किसी ऑब्जेक्शन के 13 साल तक मानी भी गई, लेकिन 1908 में गाइगर और मार्टसन ने द फिजिकल लेबोरेटरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज चलाई। इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि एक एटम जिसका मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल है, उसके अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब अगर एक एटम के बारे में जानना है तो उसके अंदर जाना ज़रूरी है। तो इसके चलते 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गाइगर और मार्टसन को एक सजेशन दिया कि तुम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेके आओ जिसमें से अल्फा पार्टिकल की बीम बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से निकले और इस गोल्ड थिन फॉइल से जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करे। अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम पार्टिकल होते हैं, जो कि अपने सोर्स से जब बाहर निकलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और इसी की वजह से उनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लेड की एक दीवार के पीछे रखे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल की बीम निकलती और इस गोल्ड थिन फॉइल से जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करती। अब अल्फा पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए गोल्ड थिन फॉइल के दूसरी तरफ एक जिंक सल्फाइड नाम की मूवेबल स्क्रीन लगाई गई, जिससे कि जब भी अल्फा पार्टिकल जाके टकराते तो उसके ऊपर एक विजिबल फ्लैश लाइट रिकॉग्नाइज होती। तो अब अगर यहाँ पे हम थॉमसन के मॉडल को सही माने तो अल्फा पार्टिकल को एटम में से सीधे सीधे निकल जाना चाहिए, या कुछ अल्फा पार्टिकल्स एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से एक हल्का सा इलेक्ट्रोवीक फोर्स महसूस करेंगे और थोड़ा सा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बस इतना ही होना चाहिए था। लेकिन गाइगर और मार्टसन की जो ऑब्जर्वेशन थी वो इससे कुछ अलग ही थी। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो इस गोल्ड थिन फॉइल से बिल्कुल सीधे सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो कि एक बहुत बड़े डिफ्लेक्शन एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ पार्टिकल तो ऐसे भी थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बाद ज्यो के त्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ गए। बस यहीं से थॉमसन मॉडल के साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ये पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली ये जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उनके अंदर इतना डिफ्लेक्शन आ किसकी वजह से रहा है। क्योंकि अगर हम देखें कि अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 7000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे कि बहुत ज़्यादा स्पीड से भेजा गया है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पार्टिकल को अगर हमें इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करना है तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन एंगल को कैलकुलेट किया गया, पहले थॉमसन मॉडल की मदद से, और उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली गई और उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट आया। तो हम भी उन डिफ्लेक्शन एंगल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, पहले थॉमसन मॉडल की मदद से, और उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे और ये समझेंगे कि क्यों थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो इलेक्ट्रॉन से 7000 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसका मास हम लोग कैपिटल एम लिखेंगे। और जब वो इस सोर्स से बाहर निकलता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोगों ने कैपिटल वी लिख दिया है। ठीक है, तो इनिशियली उसका जो मोमेंटम होगा अल्फा पार्टिकल का वो P = एम वी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको हम लोगों ने स्मॉल m माना है, क्योंकि उसके मुकाबले वो बहुत छोटा है।
और इस वक्त थॉमसन मॉडल के हिसाब से वो इसके अंदर फंसा हुआ है, स्टक है, तो इस वक्त उसकी वेलोसिटी स्मॉल v मान ली है, जो कि इस वक्त एक तरीके से ज़ीरो ही है। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो डेफिनेटली इनका जो मोमेंटम होगा वो ट्रांसफ़र होगा, और हम लोग ये मान के चलेंगे कि भैया मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो स्मॉल v डैश हो जाएगी, और जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कैपिटल V डैश हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि भाई जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसकी पहले कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटी कैपिटल वी थी, कॉलिजन के बाद कैपिटल वी डैश हो गई है। इलेक्ट्रॉन की स्मॉल वी थी और कॉलिजन के बाद स्मॉल वी डैश हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिजन के बाद चूंकि हमें मोमेंटम कंजर्व्ड रखना है तो टोटल मोमेंटम आएगा एम वी इज इक्वल्स टू में एम कैपिटल वी डैश प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी डैश। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। ज़रा गौर से समझिए कि पहले जो अल्फ़ा पार्टिकल चलता हुआ आ रहा था उसका जो मोमेंटम था वो ये था, और कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम हमें कंजर्व करना है तो हमें ये रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जोड़ा है क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मास भी रखा है। अब यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए, राइट। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि इसको 1/2 v से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1/2 mv डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m स्मॉल v डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। यहाँ से हम दोनों तरफ ये जो 1/2 है इसको एक बार के लिए कैंसिल आउट कर देंगे, तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू में एम वी डैश स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी डैश का स्क्वायर हो जाता है, और ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एम वी डैश है वो इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एम हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया है, तो एम अंदर आएगा वी माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू में स्मॉल एम वी डैश स्मॉल वी डैश। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 4। देखिए इसको हमने लिखा है इस तरीके से, अभी काम आएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, उसमें भी सेम करेंगे। ये जो आपका एम वी डैश का स्क्वायर है इसको इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, जहाँ पे जो आपका एम है वो कॉमन आएगा, एम अंदर आएगा वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में स्मॉल एम स्मॉल वी डैश का स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी प्लस वी डैश, यहाँ पे आएगा वी माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू में स्मॉल एम स्मॉल वी डैश का स्क्वायर, और ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ये हमने जानबूझ के दो इक्वेशंस बनाई है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 4 का डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पे m से m कैंसिल आउट होगा, v माइनस वी डैश से v माइनस वी डैश कैंसिल आउट होगा, इधर से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे टोटल आपके सामने स्मॉल v डैश की वैल्यू निकल के आएगी v प्लस वी डैश। ये हमने इसलिए किया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा तो जो वेलोसिटी छोटे वाले इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, वो वेलोसिटी इतनी होगी, यानी कि इनिशियल अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस उसके बाद कॉलिजन के बाद अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकलेगी। तो ये जो इक्वेशंस है वो आपको इन्फ्लुएंस दिखा रही हैं कि एक अल्फा पार्टिकल जो स्पीड से चलता हुआ आता है उस जब इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है तो उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। अब वो भी दो तरीके से हो सकता है। पहले तरीके की बात करते हैं कि भाई जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो इस तरीके से सीधे चलता हुआ आया, स्टक इलेक्ट्रॉन से टकराया, होगा क्या कि इस वक्त इस अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम है p, और जब ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ये इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री के एंगल के साथ राइट एंगल में कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उस वक्त उसके मोमेंटम चेंज की वैल्यू होगी डेल्टा पी। और जब आप इसको पूरा ट्रायंगल बना दोगे तो ये तो पी डैश हो जाएगा, और ये थीटा एंगल हमें निकालना है, डिफ्लेक्शन एंगल ये होगा। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लंब, यानी कि लंब बोले तो परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है, नीचे वाला, तो डेल्टा पी अपॉन में पी। पी की वैल्यू एम वी हमारे पास है, डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। देखिए डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जब अल्फा पार्टिकल से टकरा जाएगा तो स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वी डैश, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में यही चेंज आया है। स्मॉल वी डैश हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। स्मॉल वी की वैल्यू क्या थी, स्मॉल वी डैश की वैल्यू वी प्लस वी डैश, मतलब कैपिटल वी प्लस कैपिटल वी डैश, जिसको आप लोग 2v भी लिख सकते हो।
समझ रहे हो कि मैंने क्यों पहले इन्फ्लुएंस बताया आपको। ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू आप लिखोगे 2v, तो यहाँ पर वी डैश की वैल्यू 2v रखोगे तो वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू में 2mv। तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम पी की वैल्यू हमारे पास है, दोनों को रख दीजिए यानी कि 2mv अपॉन में mv। अब देखिए ये स्मॉल m है ऊपर वाला, नीचे वाला कैपिटल M है। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल जो आपका इलेक्ट्रॉन है उससे 7000 गुना ज़्यादा हैवियर है, तो इस कैपिटल M को आप लोग 7000 स्मॉल m लिख सकते हो। अब आप पूछेंगे कैसे। आपको पता है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 7000 गुना ज़्यादा हैवी है, इसलिए मैंने 7000 गुना स्मॉल m लिखा है। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, 2 अपॉन में 7000 बचेगा, तो थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स 0.02 डिग्री निकल के आएगी। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जब थॉमसन मॉडल में एक स्टक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसका डिफ्लेक्शन 0.02 डिग्री होना चाहिए। राइट, ये हो जाता है पहला तरीका। बात करते हैं दूसरे तरीके की कि भाई थॉमसन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक हैं, हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से टकरा के देख लिया। दूसरे तरीके में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई थॉमसन ने ये भी कहा था कि जो आपका पूरा एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो होगा क्या कि जब कोई अल्फा पार्टिकल जो ऑलरेडी पॉजिटिव है इस पॉजिटिव चार्ज से आकर के टकराएगा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करेगा, तो उस समय इस पॉजिटिव चार्ज से भरे एटम की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड, मतलब आउटसाइड ऑफ द एटम। वो कितनी होगी, वो होगी 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे Q क्या है, ये Q जो है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है एक तरीके से। ठीक है, और ये जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई अगर आउटसाइड है तो इनसाइड भी होनी चाहिए, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q मल्टीप्लाई बाय R अपॉन में R क्यूब। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा R लगाया गया है वो क्या है, ये है द रेडियस ऑफ द एटम, यानी कि R इज इक्वल्स टू में स्मॉल r इज इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ द एटम। इसको एटम की एंटायर एटम की रेडियस माना था सर जे थॉमसन ने। अब समझिए कि जब अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड के पास आएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू में चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज क्या है, हीलियम है, यानी कि अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है 2e के बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2e है और मल्टीप्लाई बाय e आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू 2eq अपॉन में 4πε0 R स्क्वायर लिखती है। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन माननी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अगर उसके अंदर ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके एटम के डायमीटर के बराबर ही बाहर एक पर्टिकुलर लेंथ मान लेंगे जिसको हम लोगों ने L नाम दिया है, जिसकी वैल्यू होगी 2R के बराबर, यानी कि 2 रेडियस के बराबर, डायमीटर के बराबर। तो अब इस पर्टिकुलर लेंथ पर जो भी फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर लगेगा, वही हमें देखना है। ठीक है, अब मैं इसको सीधा भी मान सकता था लेकिन मैंने इसको टेढ़ा माना है। देखिए अल्फा पार्टिकल को जाना तो सीधा था लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसलिए ये टेढ़ा चला जाएगा, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। राइट, पहले वाली सिचुएशन बन गई। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल के जाना चाहिए, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम है p, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हुआ है इतना, तो ये होगा इसका डेल्टा p, और ये जो एंगल बनता है थीटा, ये हमें निकालना है। थीटा इज इक्वल्स टू में डेल्टा p अपॉन में p होता है हमें। ठीक है, पता है हमें। तो अब ये डेल्टा p की वैल्यू कैसे निकालें, देखिए थोड़ा सा लॉजिक से आपको सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर जितने टाइम तक अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो उसका मोमेंटम होगा। भाई सोच के देखिए कि भाई ये लेंथ है, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल आता है, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू होता है, तो जितने टाइम तक वो इस लेंथ के ऊपर रहेगा वही उसका जो मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि टाइम की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, एल है, यानी कि 2r है, अपॉन में वेलोसिटी क्या है अल्फा पार्टिकल की, कैपिटल वी है, तो 2r अपॉन में वी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू में हमने निकाली है 2eq अपॉन में 4πε0 R स्क्वायर। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेल्टा p इज इक्वल्स टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू में 4eq अपॉन में 4πε0 RV। ठीक है, तो ये डेल्टा p की वैल्यू निकल आई। p की वैल्यू हमें पता है mv होती है, यानी कि मोमेंटम जो ऑफ अल्फा पार्टिकल mv है।
तो थीटा इज इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में पी की जगह पे पूरा फॉर्मूला आप रख दीजिए कुछ इस तरीके से। तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 4EQ अपॉन में 4πε0 RmV²। तो इसका मतलब इस एंगल के साथ जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के एटम की बात हो रही है, क्योंकि गोल्ड के जो आपकी थिन फिल्म है उससे टकरा रहा है, तो गोल्ड का जो नंबर होता है वो 79 होता है। तो 79 मल्टीप्लाई बाय ई इज इक्वल्स टू में वैल्यू निकलेगी 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 कूलम। यानी कि इतना चार्ज होगा उस एटम के अंदर फैला हुआ। ठीक है, आर की वैल्यू होगी 10⁻10 मीटर। मास होगा उस एटम का 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg। और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि काफ़ी तेज़ है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करेंगे, इसको 1/4πε0 अलग ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4EQ अपॉन में RmV²। हमें पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू में 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17। और इस तरीके से पूरी वैल्यू मैंने रख दी है। ठीक है, आप लोग रख सकते हो। और जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 रेडियन, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू में 0.02 डिग्री निकल के आएगा। यानी दोनों केसेस में जो अल्फा पार्टिकल है, या वो इलेक्ट्रॉन से जाके टकराए, चाहे वो आपके इस पॉजिटिव चार्ज से भरे हुए क्लाउड से आके टकराए, दोनों ही सिचुएशंस में उसका डिफ्लेक्शन 0.02 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा था कि काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल थे जो इस डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन लेके बाहर आ रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन ले रहे थे। ठीक है, स्पेशली 8000 में से एक पार्टिकल। अब 8000 में से एक पार्टिकल कोई इंप्रेस करने वाला नंबर नहीं है। आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि ज़्यादातर पार्टिकल तो मेरी हाइपोथेसिस फॉलो कर रहे हैं ना, सर जे थॉमसन की हाइपोथेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। तब मैथमेटिशियन ने प्रोबेबिलिटी निकाली सर जे थॉमसन की कैलकुलेशन की, और उन्होंने ये बताया कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि जब n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जाएंगे, कोल्ड फॉइल से जाके टकराएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हर 10⁻³ अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक ही होना चाहिए जो आपका 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन लेके वापस आए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 8000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल है जो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा का एंगल लेके वापस आ रहा है। तो ये क्लियर डिसएग्रीमेंट है आपके मॉडल का। अब यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अपने टीचर के खिलाफ कैसे जाएं, उनके मॉडल के खिलाफ कैसे जाएं। राइट, तो उन्होंने ये सोचा कि सर की बात पूरी तरह गलत नहीं होगी, बस इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करके हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि सर के हिसाब से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे फैले हुए हैं, वो तो सही है, लेकिन एटम के अंदर कोई चार्ज का क्लाउड नहीं होता, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, जिसको आप लोग न्यूक्लियस कहते हो। अब इस बात को मानने या साबित करने के लिए रदरफोर्ड के पास बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न तो ये था कि अगर सारा का सारा चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब जो आपके अल्फा पार्टिकल है उनके लिए बहुत जगह बचती है एक एटम के अंदर जाने के लिए और सीधे सीधे बाहर आने के लिए, जो कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल कर भी रहे हैं। राइट, वहीं जो दूसरा रीज़न था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि अगर आप थॉमसन की बात मानो और चार्ज का एक क्लाउड मान के चलोगे तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 10⁻13 वोल्ट्स पर मीटर। लेकिन जब आप मानते हो न्यूक्लियस वाले मॉडल की बात, यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात, तो एक न्यूक्लियस में जब सारा चार्ज कंसंट्रेटेड हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता है 10⁻21 वोल्ट्स पर मीटर, यानी कि 10⁸ वोल्ट्स पर मीटर का फ़र्क। तो इसका मतलब अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 10⁻21 वोल्ट्स पर मीटर, तो वो उस पर इतना फोर्स लगा सकता है अल्फा पार्टिकल पे कि वो इजीली 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन थॉमसन वाले मॉडल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब इसमें एक आखिरी खास बात ये थी कि जो एक्सपेरिमेंट गाइगर और मार्सन ने गोल्ड की थिन फिल्म के साथ किया था, वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग मेटल की अलग अलग फिल्म के साथ किया था। उन्होंने ये देखने की कोशिश की थी कि जो अलग अलग एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, उनके न्यूक्लियस भी अलग अलग हो सकते हैं क्या।
तो उन्हें रिजल्ट ये मिला कि अगर आप गोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास जाएगा, गोल्ड के न्यूक्लियस के पास, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप एल्यूमिनियम या जिंक के साथ कर रहे हो तो वहाँ पर भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन उसके डिफ्लेक्शन में फ़र्क होगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब किसी के पास ज़्यादा वैल्यू है, किसी के पास कम वैल्यू है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि हर एलिमेंट का न्यूक्लियस चार्ज किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, जिसको आज की तारीख में आप एटॉमिक नंबर या फिर जेड या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हो। यानी कि जिस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के पास कम प्रोटॉन्स हैं तो उसके पास से अल्फा पार्टिकल क्या होगा, कम डिफ्लेक्शन के साथ गुजरेगा। जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स है, ज़्यादा चार्ज है, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा ज़्यादा होगा। सो फ्रेंड्स, ये था द लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या फिर द फॉल ऑफ जे थॉम्सन्स मॉडल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।